चलिए, तो आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग पढ़े थे किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल भी आपको बताया गया है। जो इस चैनल पे नए हैं, पिछला वीडियो जाकर के देख लें। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी सर्किट में अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड करते हैं। कोई सर्किट में अगर किसी प्रतिरोध के बारे में या किसी प्रतिरोध का कितना वैल्यू है, कितने ओम का प्रतिरोध है, तो इसको पता लगाने के लिए हम वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होती है तो उसका क्या इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को आज हम प्रूव करने वाले हैं। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कैसे प्रतिरोध को फाइंड करेंगे, ये तरीका आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम चतुर्भुज की चारों भुजाओं में, जिस तरह से चतुर्भुज का शेप होता है, उसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं में हम चार तरह का प्रतिरोध लगा देते हैं। एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 और चौथा R4 है। तो चार प्रतिरोध लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि उसी चतुर्भुज के शेप वाले, जिस तरह से हम चतुर्भुज के शेप में जो हम चार प्रतिरोध लगाए हैं, उसी चतुर्भुज के एक विकर्ण में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में हम एक सेल लगा देते हैं। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम सेल लगाएंगे तो सेल से धारा प्रवाहित होगी। सपोज सेल से आई धारा प्रवाहित हो रही, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक नाम रख देते हैं ABCD। तो ABCD नाम रख दिए। अब ये जो आई धारा है, ये जब जंक्शन A पर पहुंचेगी तो यहां से ये करंट डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज इस तरफ I1 धारा पहुंचती है और इस तरफ I2 धारा पहुंचती है ना। आई जब ये जंक्शन पे पहुंचेगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, है ना। जंक्शन पे हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट टर्म पढ़े कि जंक्शन की तरफ आने वाली धारा है, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा है का कुल योग आपस में बराबर होता है। तो जितना धारा जंक्शन की तरफ आ रही थी और वो धारा दो भाग में बढ़ गई, I1 और I2। उसके बाद ये I1 इस तरह से R1 रेजिस्टेंस से होते हुए जंक्शन B पर पहुंचती है, और जंक्शन B पर से देख रहे हैं तो दो तार, एक तार इधर जा रही, एक तार इधर आ रही, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर मान ले कि B पर का पोटेंशियल D पर के पोटेंशियल से ज्यादा हो, अगर B का पोटेंशियल हायर रहे और D का पोटेंशियल लोअर रहे, तो B से D की तरफ करंट प्रवाहित होगी। हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। तो B का पोटेंशियल हाई, D का पोटेंशियल लो, तो यहां से करंट B से D की तरफ बहेगी। और सपोज वो करंट है IG, यानी I1 से बंटवारा हुआ IG और इधर चला गया सपोज I3, यानी जो I1 धारा B की तरफ जा रही थी वो धारा दो भाग में बढ़ गई, एक IG दूसरा I3। उसी प्रकार I2 जो धारा जा रही है बिंदु D की तरफ, पॉइंट D की तरफ, वो जंक्शन D पर से भी दो भाग में, एक भाग IG भी आ रहा, IG धारा भी D की तरफ आ रही, I2 धारा भी D की तरफ जा रही। तो दोनों मिल करके, है ना, I4 की तरफ, R4 की तरफ I4 धारा चली जाती है, यानी ये दोनों का जो सम है वो I4 बन गया। इस तरह से चारों रेजिस्टेंस के पास अपना अपना कुछ ना कुछ धारा आता है। R1 के पास I1 जा रहा, R3 के पास I3 जा रहा, R2 के पास I2 जा रहा, R4 के पास I4 जा रहा। तो इस तरह से चारों प्रतिरोध में कुछ ना कुछ धाराएं प्रवाहित हो रही है। अब ये धारा का जो भी था, धारा का किस तरह से धारा बह रही है, ये सारा कुछ आपके फिगर में शो कर दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन की अवस्था में किस तरह से ये काम करेगा। तो पहले हम लिखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज चार प्रतिरोध कॉमा गैल्वेनोमीटर उसके बाद सेल,
तथा सेल से मिलकर बना होता है। ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है। अब हम देखेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत हम लिखाते जाते हैं और आप जब वीडियो को देख रहे होंगे तो आप आराम आराम से जो भी लिखा रहे हैं सिद्धांत को लिख लीजिएगा कॉपी पे जब नोट्स बना रहे होंगे तो सिद्धांत में हम क्या जो चीज हमने माना है, जिस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाए हैं उसी को हम सिद्धांत में लिखेंगे कि कैसे बनता है। तो आप लिखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए चतुर्भुज के चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध लगाते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध लगाते हैं तथा चतुर्भुज के एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल लगाया जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल लगाते हैं। आगे लिखेगा चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो। यानी कि हम इस तरह से चारों प्रतिरोध को सजाते हैं, जोड़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो जाए। अभी हमने माना था कि अगर B का पोटेंशियल ज्यादा हो और D का पोटेंशियल कम हो तो धारा प्रवाहित होगी, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि B और D दोनों सेम पोटेंशियल हो जाए। यानी इस तरह से हम रेजिस्टेंस को अरेंज करें कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो धारा का मान 0 हो जाएगा, तो Ig बराबर 0 हो जाए। तो क्या लिखें कि जब हम इस प्रकार से समायोजित अरेंजमेंट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह शून्य हो, तो जब गैल्वेनोमीटर में, आगे लिखिएगा, जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, जब गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह शून्य हो जाए तो यह ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाती है। तो यह ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाती है। तो जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो जाएगा, यानी Ig इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो, व्हीटस्टोन ब्रिज किस चीज में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। क्लियर। चलिए, अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है तो इसका इक्वेशन यानी चारों प्रतिरोध के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो लिखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले दो प्रतिरोधों का अनुपात, व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले दो प्रतिरोधों का अनुपात अंतिम दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले दो प्रतिरोधों का अनुपात अंतिम दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहला दो प्रतिरोध अगर देखें तो R1/R2 है ना, यानी R1/R2 अर्थात करके हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात R1/R2 ये किसके बराबर होता है, तो दूसरे दो प्रतिरोध यानी R3/R4 ये दोनों आपस में बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में जब रहती है तो चारों रेजिस्टेंस के बीच यह रिलेशन होता है, R1/R2 बराबर R3/R4। और ये रिलेशन को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे
एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, यानी कि R1/R2 बराबर R3/R4 को प्रूव कीजिए कि कैसे ये बराबर होता है, और इस चीज को अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो सिद्धांत क्लियर हो गया, अब प्रूफ देखते हैं। यानी हम लोगों को प्रूव करके लाना है, और में लिख देते हैं हम कि हम लोग को प्रूव करके क्या लाना है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये प्रूव करके लाना है। चलिए, तो अब सिद्धांत हो गया, अब प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले हम बिंदु ए पर चलेंगे, है ना। बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से तो किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु ए पर, इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे हम किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है कि जंक्शन की ओर आने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का कुल योग आपस में बराबर होता है। तो बिंदु ए यानी जंक्शन ये है, जंक्शन की तरफ कौन धारा जा रही, आई जा रही, सिर्फ आई जा रही, और कोई जंक्शन की तरफ जा रही, ये तो जंक्शन से दूर जा रहा है, ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है। तो बिंदु ए की तरफ कौन धारा है, सिर्फ आई है, तो आई रहने दिए। अब ये जो जंक्शन की ओर आ रही थी धारा, वो किसके बराबर होता है, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो जंक्शन से दूर कौन जा रहे, I1 और I2, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया। अब यदि मान लें कि बिंदु B का विभव D के विभव से अधिक हो, तब इसमें धारा प्रवाहित होगा, है ना। जबकि हमने मान चुके हैं, पहले से मान चुके हैं कि B और D का पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो Ig 0, और जब Ig 0 यानी गैल्वेनोमीटर में जब प्रवाहित धारा का मान 0 रहेगा तो ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगी, है ना। तो फिलहाल के लिए हम मानते हैं कि यदि बिंदु B का विभव D से अधिक हो, तब धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी। चलिए, तो B का विभव अधिक D से, तो धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी। चलिए, अब देखते हैं बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से देखेंगे, बिंदु B पर लगाते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो जो फिर से जो धाराएं जंक्शन की ओर जा रही उसका कुल योग जो जंक्शन से दूर जा रही है उसके कुल योग के बराबर होता है। तो बिंदु B की तरफ कौन जा रही, सिर्फ I1 बिंदु B की तरफ, और बिंदु B से दूर कौन जा रही, Ig और I3, यानी I1 बराबर Ig प्लस I3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अब हम बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से देखेंगे तो D की तरफ, D एक जंक्शन हो गया, D की तरफ कौन जा रही, I2, और अगर स्विच ऑन रहे तो Ig भी D की तरफ आएगी। तो D के पास कौन कौन आ रही, I2 प्लस Ig, और दूर कौन जा रही है, I4। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए, तो फर्स्ट और सेकंड तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम किरचॉफ के प्रथम नियम से तो समझ गए, अब दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। तो दूसरा नियम हम पहले इस लूप में अप्लाई करते, A B D A, है ना, यानी बंद लूप A B
डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो दूसरा नियम क्या करता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, है ना, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो परिपथ में कौन है, I1, और धारा रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो हम लोग को चलना है ABDA में। कौन से लूप में चलना है, ABDA में। तो ABDA इस लूप में चलेंगे। तो इस लूप में चलेंगे तो सबसे पहले धारा कौन सी धारा मिलेगी, I1, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1। तो दोनों का गुणनफल मीन्स I1 R1। उसके बाद देखेंगे कि जब हम आगे चलते हैं, ये क्लॉकवाइज में नियम में साइन कन्वेंशन भी है कि जो क्लॉकवाइज रहेगा उसको पॉजिटिव। तो ये क्लॉकवाइज है क्योंकि मेरा पाथ है A से B, फिर B से D, फिर D से A, ये पाथ है मेरा। ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं। अगर ऐसे चल रहे हैं और धारा ऐसे आएगी तो नेगेटिव लिया जाएगा, है ना, जैसा कि हम पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी यहाँ पे नए हैं तो पिछले क्लास में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो अब हम B से D की तरफ चल रहे हैं, धारा भी B से D की तरफ आ रही। तो धारा IG और सपोज प्रतिरोध इसका कैपिटल G, तो प्लस मिलेंगे IG G इज इक्वल, सॉरी, अब देखेंगे D से A की तरफ चल रहे हैं लेकिन धारा A से D की तरफ जा रही। हम चल रहे हैं D से A की तरफ, पाथ मेरा D से A है बट धारा किधर है, A से D, तो ये नेगेटिव माना जाएगा, यानी माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं, कोई सेल नहीं। अब माइनस वाला को उधर भेज देते हैं, तो I1 R1 प्लस IgG इज इक्वल टू I2 R2। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बंद लूप BCDB में। फिर से इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। BCDB में देख रहे हैं हमारा पाथ है ऐसे चलना है। अब अगर जो इस एरो के साथ साथ पैरेलल डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो इसके अपोजिट में रहेगा तो उसको नेगेटिव मानेंगे। तो हम चले पहले B से C की तरफ, धारा भी B से C की तरफ जा रही, तो पॉजिटिव लेंगे, यानी I3 R3। उसके बाद देखेंगे हम चल रहे हैं C से D की तरफ, बट धारा I4 किधर जा रही है, D से C की तरफ जा रही, तो हम D से C वाले को नेगेटिव मान लेंगे, I4 R4। अब हम चल रहे हैं D से B की तरफ, धारा आ रही B से D की तरफ, जिसको भी नेगेटिव मानेंगे, IgG इज इक्वल टू 0। चलिए अब I3 R3, ये माइनस वाला को उधर भेज देते हैं, तो I4 R4 प्लस IgG, ये इक्वेशन 4 होगी। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखते हैं I4 R4 IG। अब हम लोग आगे व्हिटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था प्राप्त करना। तो हमने क्या सीखा कि व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलित तब होगी जब IG का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 0। तो हम लिखते हैं ब्रिज की संतुलन अवस्था में, ब्रिज की संतुलन अवस्था में, तो ब्रिज की संतुलन अवस्था में IG का मान क्या होगा, 0। तो जब IG बराबर 0 तो समीकरण 3 तथा 4 से, यानी कि हम 3 और 4 में IG का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब हम 3 में IG का मान 0 रखेंगे तो IG जब 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, I1 R1 बराबर I2 R2। तो समीकरण 3 हो गया I1 R1 बराबर I2 R2। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। उसके बाद हम समीकरण 4 में अगर देखेंगे
तो समीकरण 4 में अगर हम आई जी का मान 0 रखे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो बचा क्या I3R3 बराबर I4R4, I3R3 बराबर I4R4। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम स्पेस कम पड़ जा रहा है तो ऊपर वाले को थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, हमें प्रूव करके ये लेके आना है, याद रखना है कि हमें प्रूव करके ये लाना है। चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 5 में समीकरण 6 से डिवाइड करते हैं। समीकरण 5 में 6 से डिवाइड करने पर, तो समीकरण 5 क्या है, I1R1 बराबर I2R2 बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ बाई I3R3 और इधर हो जाएगा बराबर बीच में इधर हो जाएगा क्या, I4R4। ये डिवाइड कर दिए। अब हम आगे चलते हैं फर्स्ट और सेकंड में, है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट में I1 बराबर IG प्लस I3 और विटर्सन ब्रिज संतुलन की अवस्था में IG का मान 0। तो जब IG 0 रहेगा तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, यानी I1 बराबर I3। उसी तरह से IG 0 तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I4। अब ये दोनों मान को हम इस समीकरण में पुट करते हैं। तो जब इस समीकरण में पुट करेंगे तो I1 किसके बराबर है, I3 के बराबर। तो I1 की जगह पे हम I3 रख देते हैं, R1 बाई I3 R3 इज इक्वल टू I2। तो I2 किसके बराबर है, I4 के बराबर है। तो I4R4 बाई I4R4 जैसे है वैसे रहेगा I4R4। चलिए अब देखते हैं I3 से I3 कैंसिल, I4 से I4 कैंसिल, तो बचा क्या, R1 बाई R3। इधर बचा, सॉरी ये ऊपर में R2 है ना, R2 बाई R4 ये बच गया। अब R2 को हम इधर लेके चले जाते हैं, R3 को उधर लेके चले जाते हैं अतः करके, इसलिए R1 ये R2 इधर आ गया बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई, ये प्रूफ हो गया। देखो यही चीज प्रूफ करके लाना था, सेम मैच हो गया है ना। R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। तो जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होती है तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और यह ब्रिज की संतुलन की अवस्था में है ना, ये समीकरण है। ये समीकरण जो है विटर्सन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में प्राप्त होती है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए थैंक यू सो मच।